हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे टोटल ज्योग्राफी, संपूर्ण भूगोल, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। आने वाला एग्जाम एसएससी, रेलवे और पीसीएस के लिए यूजफुल होगा। हम लोग वन लाइनर फॉर्म में करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मीन्स यूनिवर्स। तो इसमें कुछ कुछ सामान्य अवधारणा, मतलब जो जनरल कंसेप्ट है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। और इस सिद्धांत का ये मतलब है, ये सिद्धांत जो है ब्रह्मांड का उत्पत्ति जो होता है, यूनिवर्स का जो ओरिजिनेशन है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये प्रतिपादन मीन्स होता है कि ये टर्म महाविस्फोटक, बिग बैंग थ्योरी किसने समझाया था, तो उनका नाम है जॉर्ज लेमेंतेयर ने समझाया था। फिर आगे है वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद हमारा एक अलग अलग गैलेक्सी होता है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हमारा पृथ्वी जिस गैलेक्सी में, हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में है, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। मिल्की वे को हिंदी में मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। फिर है अगला, आकाश गंगा। मिल्की वे जो है वर्गीकृत की गई है, तो उसका किस फॉर्म में दिखता है हमारा टोटल मिल्की वे, किस तरह का आकार है उसका, तो उसका आकार है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में देखा जाता है, एक स्नेक के रूप में इसको देखा जाता है। आगे है ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष को कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। वो कहलाता है, कॉस्मिक ईयर क्या है, इस सेंस ये है, तो कॉस्मिक ईयर सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र मीन्स जो गैलेक्सी का जो सेंटर है, गैलेक्टिक केंद्र, उसका एक परिक्रमा लगाने में जितना समय लगता है ब्रह्मांड वर्ष, उसको ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर। सूर्य अगर गैलेक्सी है, गैलेक्सी का एक सेंटर भी होगा, बीच वाला बिंदु, उस बिंदु को जितना देर चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, उसको कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। आगे है हमारी आकाश गंगा के केंद्र में परिक्रमा करने वाले सूर्य को समय कितना लगता है, तो उसका समय लगता है 22 से 25 करोड़ वर्ष, 22 to 25 करोड़ ईयर्स। आगे है तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटो स्टार का निर्माण। जैसे कि देखिए, तारा का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले किसी का भी फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले वो अपना छोटा एज में होगा, फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। तो तारा जो स्टार्ट होता है, जो फॉर्मेशन होता है, तो जो पहला स्टेज होता है उसको प्रोटो बोलते हैं। प्रोटो मतलब स्टार्ट को प्रोटो बोलते हैं। तो प्रोटो स्टार का निर्माण होता है सबसे पहले। फिर तारे का रंग जो है उसका सूचक है तारे, उसके ताप से, उसका ताप का ये सेंस है कि जो जितना ज़्यादा उसमें तारा क्यों चमकता है, तारा चमकने का रीज़न होता है कि उसके अंदर बहुत सारे गैस होते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, इस तरह के, जो कि आपस में रिएक्शन करके जो लाइट उसी से प्रोड्यूस होता है। जो तारा हम लोग चमकता हुआ देखते हैं, ट्विंकल करता है, वो उसी वजह से चमकता है। तो तारा में उसी, और जितना हीलियम प्रोड्यूस होगा, जितना इनर, उसको फ्यूल भी बोलते हैं, जो गैस जलता है, तो उसको उसी को जलने की वजह से, उसके ताप के वजह से कलर आता है जो आकाश में चमकता है। फिर वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। इस लाइन का ये मतलब है कि तारा जो चमकता है, हर चीज़ के पास एक फ्यूल होता है। जैसे कि कोई भी चीज़, तारा भी, हम लोग ये जान रहे हैं कि तारा पहले जन्म लेता है, उसको प्रोटो स्टेज बोलते हैं, प्रोटो स्टार तारा। उसके बाद हर चीज़ का लाइफ टाइम होता है, जब मृत तारा भी हो जाता है, तो एक टाइम होता है जब आपके किसी भी तारे का सारा फ्यूल ख़त्म हो गया, जो हीलियम, ऑक्सीजन या जो भी चीज़, जो फ्यूल है उसके अंदर, वो जब ख़त्म हो जाता है, उस प्लेस के बाद तारा को मृत्यु के श्रेणी में गिनते हैं। तो और ये जो कंसेप्ट दिया था एस चंद्रशेखर ने दिया था, इसलिए इसको चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। आगे है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है, जो फिनोमिनन है, जो तारों के कारण घटकता है, उसको कृष्ण विवर बोलते हैं, ब्लैक विवर बोलते हैं। कृष्ण यहाँ काला को बोल रहे हैं। फिर कृष्ण विवर ब्लैक होल से रिलेटेड है। कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो ये एस चंद्रशेखर ने ही किया था। इसमें कथन है, कथन यह है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिससे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ब्लैक होल को हम लोग दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। इसका आगे कथन के आगे रीजन भी है।
रीजन ये है कि कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। मतलब कृष्ण क्षेत्र मतलब ब्लैक होल का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि अगर उसके अंदर कोई भी प्रकाश जाता है उसको ट्रैप कर लेता है, वहाँ से प्रकाश लौट ही नहीं पाता हमारे आँख तक कि हम लोग कुछ देख पाएंगे। तो इसका रीजन और ये व्याख्या है। उसके बाद है आगे, कृष्ण क्षेत्र मतलब ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार की विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इसका गुण का जो कारण है बहुत उच्च घनत्व मतलब वेरी हाई डेंसिटी है, बहुत ही डेंस है, जिसके अंदर से रेडिएशन नहीं हो पाता है। फिर सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारा है। आगे है, अंतरिक्ष में तारामंडलों कॉन्स्टलेशंस जो है की संख्या टोटल 88 अंतरिक्ष में कॉन्स्टलेशंस है। फिर है पल्सर, कृष्णविवर, क्वासर और भंगुर तारा आदि है, ये सब खगोलीय वस्तुएं, हाँ खगोलीय वस्तु में आता है। फिर अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ब्रिस्टल स्टार और कृष्ण मास्टर, ये सब अंतरिक्ष में नहीं होता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसा होना नहीं चाहिए। ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर जो है ये जीव का नाम है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह है नक्षत्र जो होता है उसका आकृति बना हुआ रहता है, इसका ये सेंस है। फिर उसके बाद है, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दुरुस्त तारे के सतह की छाया भेजी थी। उस तारे का नाम था बीटलग्यूस। दुरुस्त मतलब जो एकदम दूर, जो जिसका डिस्टेंस है, उस तारे का जो फोटो या छाया मतलब फोटो हुआ वो भेजा गया था, उसका नाम है बीटलग्यूस। और हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप का नाम है। आगे है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में से सर्वाधिक माध्य घनत्व जो है वो पृथ्वी का है। सबसे ज़्यादा घनत्व है पृथ्वी का, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर है, पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश काला है और तारे टिमटिम नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद है, पृथ्वी की संगठन में मुख्य तत्व है पृथ्वी का जो बना हुआ है जिस चीज़ से, तो मेनली जो उसका बना हुआ है वो है 35% लोहा है, ऑक्सीजन है 30% और सिलिकॉन है 15%। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर को बोलते हैं। जो इकाई है दूरी मापते हैं, जो अंतरिक्ष में दूरी मापते हैं उसको लाइट ईयर में मापते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का जो मीटर है डिस्टेंस है वो 9.461 मीन्स हो गया 9.4 या 9.5 लेते हैं इंटू 10⁻15 मीटर। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की एक इकाई प्रकाश वर्ष लाइट ईयर को बोलते हैं। तारों के मध्य दूरी पता करने के लिए जिसका डिस्टेंस है, हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर अगर कोई तारा को लंबाई में अगर अपने सीधे में देखता है तो वो विषुवत रेखा पर इक्वेटर पे स्थित होता है। फिर है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि हम लोग का नॉर्थ साइड में, उत्तर के साइड में 7 तारा एक साथ रहता है, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं उसको। तो उससे जो लाइन जाता है वो ध्रुव तारा की तरफ जाता है। यहाँ से हमारा ख़त्म होता है ब्रह्मांड का। आगे हम लोग सौरमंडल देखते हैं अपना। सौरमंडल मतलब सूर्य वाली फैमिली। सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका, सौरमंडल का भाग नहीं है। आगे है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। अच्छा, ये जो सबसे पहले जिसने कहा था कि सूर्य हम लोग का केंद्र है और पृथ्वी उसको रोटेट करता है, वो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था कॉपरनिकस ने दिया था। फिर है, सौरमंडल का निर्माण हुआ था तो कितना साल पहले हुआ था वो दिया हुआ है, 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। आगे है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में से सही कथन है। सौर परिवार से सही कथन जो है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों की पृथ्वी सघनतम मतलब पृथ्वी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है हमारे टोटल ग्रह में से। टोटल नंबर ऑफ ग्रह जो है वो 8 है
और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है, मतलब सौरमंडल के परिवार में जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो पृथ्वी की है। आगे है सौरमंडल के ग्रह की संख्या जो है 8 है। अगस्त 2006 से पहले 9 था, जो प्लूटो अब हटा दिया गया, अगस्त 2006 में हटाया गया। फिर सूर्य की दूरी क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है, मंगल और यूरेनस के बीच में बृहस्पति और शनि है। आगे देखेंगे ग्रह सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में अवस्थित करना है, तो सबसे पहले सूर्य से नज़दीक जो है बुध, देन शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इसको अरुण वरुण बोलते हैं। उसके बाद सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो ग्रह है, हम लोग ऊपर में ही सीरीज है वो देख सकते हैं, बुध और शुक्र है। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य में। ठीक है, फिर ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। हाँ, तो सूर्य ग्रह जो चमकते हैं वो उसका खुद का लाइट नहीं होता है, वो सूर्य से लाइट लेकर चमकते हैं, सूर्य से प्रकाश लेकर चमकते हैं। फिर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर जो ग्रह है वो शुक्र है। बुध के बाद शुक्र आता है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह जो है, जो सबसे स्लो चलता है वो वरुण है, जो सबसे लास्ट में आता है। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों को स्थित करना है। सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि, देन यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं, फिर पृथ्वी आता है, और फिर है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान रहती है बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर। फिर है गोल्डीलॉक्स जोन जो होता है उसका क्या मतलब है। गोल्डीलॉक्स जोन जो है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं को जो रहने वाला जो प्लेस होता है, आवासीय क्षेत्र, उसको गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। उसका यह मतलब हुआ कि भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, जहाँ तक लोग रह सकते हैं वहाँ उसका जो लाइनिंग है या उसके बाहर नहीं सरवाइव कर पाएंगे, तो उस जोन को बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, फिर हम लोग सूर्य के बारे में देखेंगे। सूर्य के बारे में है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ जो होते हैं, सूर्य के केंद्र में जो होते हैं, सेंटर में, गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। फिर सूर्य को ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। फिर है हीरक विलक डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय डायमंड रिंग का एक दृश्य है जो देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। जो सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण जो लगता है, तो कंप्लीट सूर्य ग्रहण, संपूर्ण सूर्य ग्रहण जो लगता है, उसमें जो बनता है वो डायमंड रिंग के जैसा बनता है। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा सूर्य ग्रहण जब लगता है न्यू मून डे को दिन लगता है। फिर प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सेम क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है या प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या को न्यू मून डे बोलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है। नेक्स्ट है खग्रास। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका ये रीजन है कि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी पे जो सूर्य का जो रोशनी पड़ता है और उसके आकार में चंद्रमा का जो एरिया होता है वो छोटा होता है, यही उसका रीजन है। सूर्य का प्रभाव मंडल हैलो जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। इसका है पक्षाभ के मेघों के हिम स्फटिकों से, जो सीरस मेघ क्लाउड जो होते हैं उसके हिम स्फटिक से होता है। एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, खगोलीय एकक, उसका औसत दूरी जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। उसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी जो है 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर है। फिर सूर्य से पृथ्वी की दूरी
सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये तो सेम चीज़ हुआ ना। वह 150 ये हुआ, 149, 149.6 को 150 लिखा है मिलियन किलोमीटर। फिर सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, जो जब से सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक होता है 3 जनवरी को। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है, कितना गुना बड़ा है तो 109.2 गुना बड़ा है। नेक्स्ट हम लोग जो सौरमंडल में जितने ग्रह हैं उसको डिटेल वाइज देखेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, सब्सक्राइब एंड शेयर।